टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बातें करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जंतु विज्ञान और पादप जगत, जंतु जगत और पादप जगत से संबंधित जितने भी प्रश्न आते हैं उससे संबंधित टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे आपको 2-3 क्वेश्चन निश्चित तौर पे पूछ लिए जाते हैं। ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, कभी कभी किसी सेट में ज़्यादा तो किसी सेट में कम क्वेश्चन, लेकिन निश्चित तौर पे 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट यह चैप्टर होगा, जंतु जगत और पादप जगत। इनसे जुड़ी हुई जितने भी अभी तक क्वेश्चन आपको पूछा गया है सीटेट के अंतर्गत, उन सभी को इसमें शामिल किया गया हूं। इससे बाहर आपको एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर ले, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और एक बार शेयर कर दे अपने दोस्तों और ग्रुप में। और यह सेशन आपको कैसा लगता है एक लाइक और एक कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए डिस्कस करते हैं पादप जगत। तो सबसे पहले पादप का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, अर्थात पेड़ पौधे से संबंधित यह विज्ञान होता है। इस जगत में वनस्पति के विषय में पढ़ा जाता है। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जो है वो जनक कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस, इसे आपको याद रखना है। वनस्पति विज्ञान का जो जनक होते हैं वो थियोफ्रेस्टस है। पौधे के प्रकार, अब आकार के आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं। एक तो शाक होता है, दूसरा झाड़ी होता है और तीसरा वृक्ष होता है। तो पहले हम शाक के बारे में डिस्कस करते हैं। शाक ये छोटे होते हैं, इनका तना कोमल एवं हरे रंग का होता है। इनमें बहुत सारी शाखाएं नहीं होती है, जैसे कि धनिया, गेहूं, धान, मेथी, पालक, तुलसी, केला। यहाँ पे देख रहे हैं कि यह जो आपको आकृति दिख रहा है यह शाक का आकृति है। यह ज़्यादा बड़ा नहीं होता है और काफ़ी कोमल कमज़ोर होता है और इसमें ज़्यादा तना जो है वो नहीं निकलते हैं। अब आगे बात करते हैं झाड़ी। तो झाड़ी जो होता है ये शाक से बड़ा होता है। झाड़ी जो होता है ये शाक से बड़ा होता है। इनका तना जो है वो कठोर होता है पर ज़्यादा मोटा नहीं होता है। इनमें बहुत सारी शाखाएं होती है। इनमें जो है बहुत से सारी शाखाएं होती है, जो कि देख रहे हैं आप, ये एक ही जगह से निकले हुए हैं। तो यह तने के आधार के पास से निकलती है, जैसे गुलाब, नींबू, गुलहर इत्यादि। तो यह जो झाड़ी है यह शाक से बड़ा होता है। अब आगे बात करते हैं वृक्ष। ये वृक्ष जो है ये काफ़ी बड़े यहाँ पे दिख रहे हैं। ये झाड़ी से बड़े होते हैं। इनका तना मोटा एवं गहरे भूरे रंग का होता है। इनमें कई सारी शाखाएं होती है जो तने के ऊपरी भाग से निकलती है, जैसे आम, अमरूद, बरगद, पीपल, नीम। अब आगे लता। तो लता जो होती है वो लतरती है, अर्थात वो जमीन या फिर किसी सहारे के द्वारा वह ज़्यादा बड़ा नहीं होती है, लेकिन वह फैलती ज़्यादा है। यह पौधे ज़्यादा बड़े एवं ज़्यादा खड़े नहीं होते हैं, उसे लता कहते हैं। इन्हें 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक होता है विसर्पी लता, एक होता है आरोही लता। तो विसर्पी लता होता है ये जमीन पर फैल जाते हैं, जैसे कि पुदीना, तरबूज, खीरा, ये सभी जो होते हैं वो जमीन पे
फैल जाते हैं। एक होते हैं आरोही लता, जो कि ये किसी ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, जैसे मनी प्लांट, मटर के पौधे। तो ये जो होते हैं ये किसी लकड़ी या फिर झाड़ी की सहायता से ये ऊंचे थोड़ा दूर जाते हैं और उस पे लतर जाते हैं। अब आगे है पौधे के भाग। तो लगभग सभी पौधे में जड़, तना, पत्ती, फूल पाए जाते हैं। शैवाल, काई में ये चीजें दिखाई नहीं देती है। तो पौधा का जो भाग होता है उनमें जड़, तना, पत्ती, फूल पाई जाती है, लेकिन शैवाल जो होता है जैसे काई, उसमें ये चीजें दिखाई नहीं देती है। अब है जड़। जड़ पौधे का भूमिगत भाग है जो हरे रंग का नहीं होता है। जड़ के कार्य कुछ हैं। जड़ जो है पौधों को जमीन से जकड़ कर रखती है। जल मिट्टी में मौजूद जल एवं खनिज पदार्थ को अवशोषित करती है। कुछ जड़ें भोजन एकत्रित करती हैं। अब जड़ के प्रकार। जड़ भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मुसला जड़ और एक होता है झकरा जड़। तो मुसला जड़ जो होता है वो मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन तथा जो जड़ें हम खाते हैं जैसे कि मूली, गाजर, शलजम, शकरकंद, टैपियोका, चुकंदर, ये काफी पूछा जाता है कि कौन सा जो है जड़ हम खाते हैं। तो इसमें काफी कंफ्यूजन होता है जड़ और तना में। तो आगे हम आपको डिस्कस करेंगे कि इसमें जड़ कौन सा है और तना कौन सा है। तो मुसला जड़ जो होता है उसके जड़ को हम खाते भी हैं और यह मटर, चना, सरसों, तुलसी, जामुन तथा जो जड़ें हम खाते हैं उसमें पाया जाता है। मुसला जड़ों की पत्तियों में जालिका शिरा विन्यास होती है तथा इसके बीज द्विबीजपत्री होती है। अब आगे बात करते हैं झकरा जड़। तो झकरा जड़ जो होता है वह गेहूं, धान, केला, गन्ना, मक्का आदि पौधों में झकरा जड़ें पाई जाती है। झकरा जड़ों वाले पेड़ की पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास होता है एवं इनके बीज एक बीजपत्री होते हैं। झकरा जड़ें निम्न प्रकार की होती है। रेशेदार, ये जड़ें रेशे के रूप में होती है जैसे प्याज, लहसुन इत्यादि। परजीवी, ये जड़ें दूसरे पौधे के ऊपर रहती है जैसे कि अमरवेल। अब स्तंभ, ये जड़ें भूमि के ऊपर तने से निकलती है जैसे कि बाजरा, मक्का, गन्ना। तो ये जो होती है भूमि से थोड़ा दूर ऊपर तने से ये जड़ निकलती है। आप मकई के पेड़ में देखे होंगे कि कुछ दूर ऊपर तक उनका जड़ जो है वो निकला हुआ रहता है, और गन्ना में भी, बाजरा में भी। अब एक होता है स्तंभ। ये क्वेश्चन ज्यादा बार पूछता है। ये जड़ें टहनियों, शाखाओं से निकलती है और खंभों की तरह होती है जैसे कि बरगद। बरगद का पेड़ में जो होता है वो स्तंभ जड़ होती है। साथ ही साथ जड़ जो होती है वो इसके पेड़ से, पौधे से जमीन में भी होती है, लेकिन तना से भी निकलती है और वह स्तंभ खंभे की भांति उसे सहारा प्रदान करती है। यह बरगद ऐसा पेड़ है जिसमें स्तंभ टहनियां आपको स्तंभ जड़ें देखने को मिलेगा। अब स्तंभ तथा स्तंभ जड़ों वाले पौधों में जमीन के नीचे भी जड़ें पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि यदि यहाँ पे जड़ उसमें पाया जाता है तो पौधे के जो मिट्टी के अंदर जड़ होंगे वो नहीं पाए जाते हैं, वो भी पाए जाते हैं और अलग से भी जड़ पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं तना। तो तना जो होता है वह पौधों का वह भाग है जो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज पदार्थों को पत्तियों और पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। तना जो है पौधों का वह भाग है जो जड़ द्वारा अवशोषित जल और खनिज
लवण खनिज पदार्थ जो होते हैं उसे पत्तियों और अन्य शाखाओं तक, अन्य भागों तक पहुंचाने का काम करता है। तना से पत्तियां एवं टहनियां निकलती है। तना जो होता है उससे पत्तियां और टहनियां निकलती है। कुछ पौधे के तने जमीन के नीचे होते हैं जिसको हम खाते हैं। कुछ जो पौधे होते हैं उसके तना जो है वो जमीन के नीचे होते हैं जिसको हम खाते हैं। मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। और यहाँ भी लिखा हुआ है आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, हल्दी, ये सारे तना जो हैं जिसे कि हम खाते हैं। तना हरा या भूरे रंग का होता है। अब आगे बात करते हैं पत्तियां। पत्तियां तने एवं टहनियों से निकलती है। पत्ती जो है वो तना और टहनियों से ही निकलती है। अलग अलग पौधों की पत्तियां अलग अलग आकार की होती है। वो उसके पौधे पे डिपेंड करता है। अलग अलग प्रकार के, किसी के ज़्यादा चौड़े, किसी के ज़्यादा लंबे, तो विभिन्न प्रकार के पत्तियां अलग अलग पेड़ों के पाए जाते हैं। इनमें एक क्लोरोफिल पाया जाता है, परंतु कुछ पौधे की पत्तियां लाल, बैगनी या पीले रंग की भी होती है। ज़्यादातर सामान्यतः हरे रंग की होती है, लेकिन कुछ पौधे की पत्तियां लाल, बैगनी और पीले रंग की भी होती है। अब है पत्तियों के कार्य। तो पत्तियां से जल वाष्प के रूप में निकलता है। पत्तियां से जो जल निकलता है वह वाष्प, वेपर के रूप में निकलता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। पत्तियों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है जो सूर्य की रोशनी, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से भोजन का निर्माण करता है। पौधे के द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही क्लोरोफिल जो पाया जाता है, पत्तियों में जो एक क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है, यह सूर्य की रोशनी, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भोजन का निर्माण करता है। और ये जो है भोजन बनाने की जो प्रक्रिया, यह प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रिएक्शन ऐसे होता है CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो यहाँ पे 12H2O 6CO2, ये इसका रिएक्शन होता है। इसी के यह जो बना ग्लूकोज, तो यही प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन जो है वो तैयार करते हैं। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे ज़्यादा और बैगनी रंग में सबसे कम होता है। कैक्टस जो कि नागफनी रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, इसमें पौधे में प्रकाश संश्लेषण उसके हरे तने में होता है, क्योंकि पत्तियां जो है वो कांटों का रूप ले लेती है, अर्थात पत्तियां जो है वो तनों का रूप ले लेती है। अब आगे सिरा। तो पत्तियों के ऊपर जो रेखाएं दिखाई देती है उन्हें सिरा कहा जाता है, और सिराओं की व्यवस्था या सजावट सिरा विन्यास कहलाती है। सिरा विन्यास दो प्रकार की होती है, एक होता है जालिका सिरा विन्यास और एक होता है समानांतर सिरा विन्यास। तो जालिका सिरा विन्यास, इस सिरा विन्यास में सिराएं एक जाल के रूप में होती है। एक जाल जो होता है, आप देखे हैं कि जाल कितना सन्निकट बूंदा हुआ एकदम पूरा महीन रहता है, उस तरह से इसकी जो संरचना होती है वो होती है। जिन पौधे की पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास होती है उन पौधे की जड़ें मूसलाजर होती है। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी पौधे की पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास है तो उस पौधे की जड़ें जो होगी वो किस प्रकार की होगी, तो उसका जो जड़ होगा वो मूसलाजर होगा, जैसे कि नीम, पीपल, गुलाब, मूली। तो जिसका मूसलाजर होगा उसकी सिरा विन्यास जो होगी वो जालिका होगी,
और जिसका झकरा जड़ होगा उसकी जो शिरा विन्यास होगी वो समानांतर होगी। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे समानांतर शिरा विन्यास में शिराएं एक जाल के रूप में होती है। जिन पौधे की पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास होती है उनकी जड़ें जो है वो झकरा होती है, जैसे कि केला, गेहूं, मक्का, घास इत्यादि। तो समानांतर शिराविन्यास जो होता है इसकी जड़ें झकरा जड़ होती है। तो आप यहाँ तक समझ गए हैं। इससे आपको जालिका शिराविन्यास और समानांतर शिराविन्यास से क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी। अब फूल, तो फूल जो है फूल पौधे के प्रजनन अंग कहलाते हैं। अंग होते हैं प्रजनन अंग, बाह्य दल पुंज और एक होता है दल पुंज। तो फूलों के नीचे मौजूद हरी पत्ती जैसी रचनाएं बाह्य दलपुंज कहलाता है। बाह्य दलपुंज जुड़े हुए भी हो सकते हैं, जैसे कि गुलहर, कपास, टमाटर, और यह अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि गुलाब, कमल और चमेली। ये जो है बाह्य दलपुंज ये कलियों की रक्षा करता है। अब है दलपुंज, यह पंखुड़ियां रंगीन होती है। अलग अलग पौधों के फूलों की पंखुड़ियां अलग अलग रंग की होती है। पंखुड़ियां कीड़े मकोड़े, तितली, भंवरों, पक्षियों आदि को आकर्षित करती है। अब है पुंकेसर, ये पौधे के नर भाग हैं जिसमें पराग या परागकण होते हैं। एक होता है स्त्री केसर, ये पौधे का मादा भाग होता है जिसमें अंडाशय और बीजांड पाया जाता है। परागन के पश्चात अंडाशय फल बनता है और बीजांड से बीज बनते हैं। अब है फूलों, फूलों का जो उपयोग है, फूलों से माला, दवाई और अन्य सुगंध युक्त जो इत्र बनाए जाते हैं वह बनाए जाते हैं। फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं, जैसे कि गुलाब, गेंदा और जीनिया फूलों से इत्र बनते हैं। गुलाब और चमेली फूलों को खाया जाता है। कचनार, केला, सहजन, तुरई इत्यादि। ये जो कचनार है ये फूल खाए जाते हैं। सहजन, सहजन भी आपको फूलों के रूप में खाया जाता है। अब आगे देखते हैं बीज। तो फूलों में पाए जाने वाले बीजांड बीज बन जाते हैं। बीजों के अंदर भ्रूण होता है जो नमी मिलने पर एवं आवश्यक तत्व मिलने पर अंकुरित हो जाता है। बीज दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और एक होता है द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री जो होता है उसमें प्याज, गेहूं, मक्का, चावल इत्यादि आते हैं, और द्विबीजपत्री में मूली, सरसों, इमली, संतरा, टमाटर इत्यादि आते हैं। कुछ बीज जो है वो खाए जाते हैं, दालें, मूंगफली, गेहूं, चावल, मकई, और कुछ बीजों से तेल निकाला जाता है, जैसे कि सरसों, सूरजमुखी इत्यादि। अब एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। तो जाइलम जौ से जल, इसको आपको याद रखना है। जाइलम और जल का संवहन करता है, और फ्लोएम जो है वो भोजन का संवहन करता है। तो यहाँ पे यदि जाइलम और फ्लोएम में आपको कन्फ्यूजन होगा तो जौ से जाइलम, जौ से जल, इस तरह से आप याद रखिएगा। इससे मात्र एक ही क्वेश्चन आता है कि जाइलम किस चीज का संवहन करता है, जल का या फिर भोजन का। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब है जल्दी खराब होने वाले और जल्दी खराब नहीं होने वाले कुछ फल और सब्जियां। ये भी कभी कभी आपको पूछ दिया जाता है क्योंकि एनसीईआरटी में ये दिया गया है। तो यहाँ पे पालक जो है वो जल्दी खराब हो जाता है, केला जल्दी खराब हो जाता है, फूल गोभी, टमाटर, खीरा, अंगूर, बैगन ये सभी गलने वाले चीजें जल्दी खराब हो जाते हैं। लेकिन लौकी ज़्यादा दिन तक आप रख सकते हैं। आलू आप बरसों तक रखते हैं। प्याज भी बहुत ज़्यादा दिन तक रखते हैं। नाशपाती
इसे भी रखा जा सकता है, चीकू इसे भी रखा जा सकता है, अदरक, अनानास। तो ये सभी जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए आप रख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं विदेश से आने वाले सब्जियां। जो विदेश से आए हुए सब्जियां हैं ये एनसीईआरटी में दिया गया है और यहाँ से क्वेश्चन आता है। इसका मैंने सेपरेट वीडियो भी एक बना के दिया हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ भी मैं डिस्कस कर देता हूँ क्योंकि इसी चैप्टर से रिलेटेड यह फैक्ट है। तो दक्षिण अमेरिका से आलू, टमाटर, हरी मिर्च, मूंगफली और अमरूद आते हैं। यूरोप से मटर और गोभी आते हैं। अफ्रीका से कॉफ़ी, बीन्स, भिंडी और बाजरा आता है। चीन से मात्र एक चीज सोयाबीन आता है। फिर है मैक्सिको से मक्का। इसको आपको याद रखना है, मौ से मैक्सिको, मौ से मक्का, चीन से सोयाबीन, अमेरिका से पपीता एकमात्र अमेरिका से आता है, आया हुआ है। उत्तर पश्चिम एशिया, यहाँ से गेहूं और चना आया है। तो विदेश से आने वाले सब्जी जो भी थे यहीं से आपको क्वेश्चन बनेगा, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। ज़्यादातर टमाटर, हरी मिर्च, उसके बाद गेहूं, चना, ये सभी पूछा गया है अभी तक जो देखा गया। गोभी भी पूछा गया है, तो एक बार इसे ठीक प्रकार से देख लेंगे। अब है पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं। तो यहाँ पे जड़ और तना में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, तो आज आपको यह कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इसका एक ट्रिक है, यहाँ पे ट्रिक दिया गया है कि मूली चूसेगा टेपियोका, अर्थात मूली, च से चुकंदर, स से शकरकंद, ग से गाजर और टेपियोका। तो ये जो टेपियोका है यह केरल में सर्वाधिक उपयोग होता है। सर्वाधिक उपयोग टेपियोका का केरल में किया जाता है। अब है तना। तना का एक ट्रिक है, हद कर दी आपने। यहाँ पे आपको ह से हल्दी, ह से हल्दी हो गया, फिर क से केसर हो गया, फिर अ से अदरक हो गया, फिर अ से आलू हो गया, प से प्याज हो गया। इस तरह से आपको याद रखना है, हल्दी, केसर, अदरक, आलू और प्याज, यह तना है। तना और जड़ से क्वेश्चन आता है, इस दोनों को मिला दिया जाता है और कहता है किसी एक में 4 रहता है, बाकी 3 ऑप्शन आपको मिला जुला रहता है और आपको एक चूज करना है जो कि सही आंसर होगा। तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर है पत्तियाँ जो है वो धनिया, गोभी पत्ता, अरबी, पालक, करी पत्ता का हम लोग उपयोग करते हैं। बीज के रूप में चना, बाजरा, चावल, गेहूं, धान, सरसों का उपयोग करते हैं। फूल के रूप में सहजन, केला, कचनार का उपयोग करते हैं और फली के रूप में मटर का जो है वो उपयोग करते हैं। यह जो सहजन है, यह सहजन महाराष्ट्र में इसका जो है पकौड़ा ज़्यादा खाया जाता है, इस सहजन का। अब आगे बात करते हैं परिस्थिति के अनुकूल मरुद्भिद। ये पौधे मरुस्थलीय जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं, अर्थात जो रेगिस्तानी क्षेत्र है जहाँ पे बालू ज़्यादा पाए जाते हैं उस क्षेत्र पे ये जीव पाए जाते हैं, ये पौधे पाए जाते हैं। इनकी जड़ें लंबी होती है, इनमें पत्तियाँ छोटे छोटे होते हैं या फिर कांटों का रूप ले लेती है, जिससे बाष्पोत्सर्जन सर्जन कम होता है। अब है नागफनी या कैक्टस में तना हरा और गुद्देदार होता है और मोटी परत से ढका होता है। इसमें तना ही प्रकाश संश्लेषण करता है। अब है जैसे कि बबूल, कीकर, कैक्टस। हालांकि बबूल आप लोग के एरिया में भी मिलता है, उसमें भी आप देखते हैं पत्ती काफ़ी छोटी छोटी होती है और कांटे पाए जाते हैं। अब है समोद्भिद। ये पौधे खेती योग्य जमीन में पाए जाते हैं। इसमें तना ठोस एवं शाखा युक्त होता है। इनके पत्ते साधारणतया बड़े, चौड़े और पतले व भिन्न आकार के होते हैं, जैसे मक्का, टमाटर,
गेहूं और धान। अब है जलोद्भिद। ये पौधे जल पानी में पाए जाते हैं। इनमें जड़ तना जो है वो कम विकसित होते हैं। इनकी पत्तियां पर मोटी जो है वो परत पाई जाती है, जैसे कि कमल। जलमग्न पौधों में पत्तियां पतली और सक्रिय होती है, जैसे कि हाइड्रा। हाइड्रा जो होता है वह उसकी पत्तियां पतली और सक्रिय होती है। अब एक है लवणोद्भिद। यह दलदली तथा खारे पानी वाली जगह पर पाई जाती है। इन पौधे के जड़ें जमीन से ऊपर की ओर निकल आती है ताकि वायु ले सके। लवणोद्भिद का जो जड़ें होती है इस पौधे के, वो जमीन से ऊपर की ओर निकल आती है ऑक्सीजन लेने के लिए। अब आते हैं जंतु जगत। जंतु जगत जिसमें कि मनुष्य और जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है। इस जगत के जो जनक हैं वो अरस्तु एरिस्टोटल महोदय हैं। तो मनुष्यों में संवहन और परिसंचरण तंत्र, इसका बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन आपको सीटेट के एग्जाम की दृष्टिकोण से सीटेट 2022-23 में जो आपका क्वेश्चन आएगा सिर्फ उसी बिंदु को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ना कि पूरा, क्योंकि हमें जो है वो बायोलॉजी का ज्ञाता नहीं बनना है। हमें सिर्फ यहाँ पे आपको सीटेट पास करवाना है। तो इसके लिए जो क्वेश्चन बनता है सिर्फ उसी को इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मनुष्य में संवहन या परिसंचरण तंत्र। मनुष्य के शरीर में पाचित भोजन एवं ऑक्सीजन का शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचना एवं अपशिष्ट पदार्थों एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अंग तक पहुंचना ही परिसंचरण तंत्र कहलाता है। विलियम हार्वे ने इस तंत्र की खोज की थी। अब है परिसंचरण तंत्र के निम्नलिखित भाग हैं। पहला तो रक्त या रुधिर। यह लाल रंग का चिपचिपा तरल पदार्थ है। इसका लाल रंग इसमें मौजूद हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कॉकरोच और केकड़े में यह वर्णक जो है नहीं पाया जाता है, जिसके कारण उसका जो रक्त होता है वो लाल नहीं होता है। कॉकरोच का रक्त जो है वो लाल नहीं होता है। अब है दूसरा हृदय, जिसे कि दिल बोलते हैं। हृदय जिसे कि हम दिल बोलते हैं। यह मनुष्य के शरीर में बाईं तरफ होता है। यह जो है हमारे शरीर में वो बाईं तरफ हमारा दिल होता है। इसका आकार मनुष्य की मुट्ठी के बराबर होता है। मनुष्य का हृदय 4 भागों में विभाजित होता है, अर्थात मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। 4 कोष्ठक होते हैं। ऊपर वाले भाग के 2 भाग जो होते हैं वो आलिंद और नीचे वाले 2 भागों को निलय कहा जाता है। हमारा जो धड़कन है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। दिल की धड़कन को स्टेथोस्कोप से सुना जाता है। यह रक्त को पंप करता है ताकि पूरी शरीर में यह जा सके। यह जो है पंप का काम करता है, रक्त को प्रेशर देने का काम करता है, जिससे कि हमारे पूरी शरीर में रक्त आसानी से जा सके। अब है धमनी। धमनी में ऑक्सीजन वाला रक्त होता है जिसे शुद्ध रक्त कहते हैं, परंतु फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। धमनियां दिल से निकलती है। अब है शिरा। शिरा में कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त होता है जिसे अशुद्ध रक्त कहते हैं, परंतु फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त होता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि धमनी जो होता है उसके फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा में शुद्ध रक्त होता है। ये आपको कंफ्यूजन कर सकता है। अब है मनुष्य के हाथ पैरों पर जो हरी हरी नालियां होती है वह शिराएं कहलाती है। हम लोग के जो हाथों और पैरों में ग्रीन कलर का वो लाइनें दिखाई देती है, वही जिसको कि नस बोलते हैं, वही हमारा शिरा है। अब मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के जो है वो रक्त पाए जाते हैं। ए बी और ओ, ये ग्रुप पाए जाते हैं।
इसे समूह बोलते हैं, ब्लड ग्रुप। ए बी रक्त वाला जो होता है वो समूह किसी भी व्यक्ति से, वह ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है, अर्थात यह यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, अर्थात यह किसी से भी प्राप्त कर सकता है। और ओ रक्त वाला जो व्यक्ति होता है वह किसी को भी दे सकता है, वह यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ रक्त वाला जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी रक्त समूह वाला जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। रक्त या रुधिर समूह की खोज कार्ल लैंड एस्टिनर ने की थी। अब है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको आते हैं, विभिन्न जीवों के हृदय अर्थात हृदय कक्ष जो होते हैं, जिसे कि कोष्ठक बोला जाता है, तो इसी कोष्ठक के बारे में हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। क्वेश्चन आपको कहाँ से पूछेगा, तो मछली जो होती है उसके 2 कोष्ठक होते हैं। सरीसृप अर्थात जो भी जानवर रेंग कर चलने वाला जीव है उसमें 3 कोष्ठक होता है, लेकिन उभयचर जो पानी में रहता है और स्थल पर भी रहता है उसमें भी 3 होता है। लेकिन मगरमच्छ एक ऐसा प्राणी है जिसमें कि 4 कोष्ठक होता है, और ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछा जाता है कि मगरमच्छ के कितने कोष्ठक होते हैं, लेकिन उभयचर के 3 होते हैं। लेकिन मगरमच्छ जो है यह अपवाद में है, इसमें 4 कोष्ठक पाया जाता है। फिर है पक्षी को 4 कोष्ठक, स्तनधारी अर्थात जिसमें कि हम लोग आते हैं, ये 4 कोष्ठक पाया जाता है। और सबसे अधिक कॉकरोच जिसको कि तिलचट्टा बोलते हैं, इसको 13 कोष्ठक पाया जाता है। तो आपको सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछता है वह पूछता है एक कॉकरोच के कितने कोष्ठक होते हैं और एक मगरमच्छ के कितने कोष्ठक होते हैं। ये 2 क्वेश्चन सीटेट में ज्यादा बार पूछा गया है, क्योंकि ये अपवाद है। उभयचर होने के बावजूद भी इसमें 4 कोष्ठक होते हैं, और कॉकरोच को सबसे ज्यादा 13 कोष्ठक होते हैं, और मनुष्य को 4 कोष्ठक होता है। अब है मनुष्य में पाचन, भोजन का ऐसे रूप में टूटना जिस रूप में मनुष्य के शरीर उसे ग्रहण कर ले, पाचन कहलाता है। पाचन प्रक्रियाओं में जो अंग मदद करते हैं वे हैं मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। यह आपको सीरीज पूछ लेता है, क्रम पूछ लेता है कि मनुष्य के पाचन का सही क्रम क्या होगा। तो आपको यहाँ से याद रखना है, एक में मुख गुहिका, दूसरा ग्रास नली, तीसरा आमाशय, चौथा छोटी आंत, 5वां बड़ी आंत, 6ठा मलाशय। ये जो है ये क्रम आपसे पूछा जाता है। सीटेट के एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन जो बनाएगा उसमें एक सही क्रम होगा और बाकी जो है वो 3 गलत क्रम होगा। तो यहाँ पे आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत में दिक्कत होता है, तो पहले छोटी आंत आता है तब बड़ी आंत आता है। मुख से ग्रास नली में जाएगा, फिर आमाशय में जाता है अर्थात पेट में जाता है, फिर वहां से छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, फिर मलाशय में और गुदा में। इसको आपको याद रखना है। अब है पाचन। तो इस प्रक्रिया में भोजन छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। यह प्रक्रिया मुंह में, आमाशय में और छोटी आंत में होती है। मुंह में लार कार्बोहाइड्रेट को पचाने में मदद करता है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है। छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर और चौड़ाई 0.025 मीटर अर्थात 2.5 सेंटीमीटर होता है। भोजन का पाचन जो है लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय के द्वारा निकले गए रसों से होता है। आमाशय में आमाशय रस की प्रकृति जो होती है वो अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। तो यहाँ तक आप समझ गए। काफ़ी इम्पोर्टेंट सारी बिंदु को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और यह सेशन आपको कैसा लगता है आप हमें
लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अब है आगे अवशोषण। इस प्रक्रिया में भोजन में मौजूद उपयोगी पदार्थ शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यह क्रिया जो होती है, यह क्रिया छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का अवशोषण होता है। बड़ी आंत में जल और खनिज का अवशोषण होता है। अब है स्वांगीकरण। इस प्रक्रिया में अवशोषित भोजन के पदार्थ शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। बहिष्करण। इस प्रक्रिया में अपचित भोजन शरीर के बाहर निकल जाता है। अब है जीभ। जीभ से भी क्वेश्चन आपको आते हैं। जीभ से हमें स्वाद का पता चलता है। जीभ के ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं। छोटे छोटे जो दाने होते हैं उसे कलिकाएं बोलते हैं। उसे जो बोलते हैं वो कलिकाएं बोलते हैं। जीभ के अगले भाग से मीठा, पिछले भाग से कड़वा या तीखा और दोनों बगल अर्थात साइड से खट्टा और नमकीन का स्वाद जो है वो पता चलता है। अब है दांत। तो मनुष्य में आयु के आधार पर 2 प्रकार के दांत होते हैं। दूध के दांत ये 20 दांत होते हैं और 8 वर्ष तक ये टूट जाते हैं। मनुष्य का जो जन्म के बाद जो दूध के दांत आते हैं वो 20 दांत होते हैं और 8 वर्ष के बाद ये टूट जाते हैं। अब है अस्थाई दांत। तो ये 32 होते हैं और 8 साल बाद ये निकलते हैं। अब है फेफड़े। मनुष्य में 2 फेफड़े पाए जाते हैं। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपशिष्ट के रूप में बाहर निकलते हैं। अब है त्वचा, स्किन। त्वचा से अपशिष्ट पदार्थ पसीना के रूप में बाहर निकलता है। अब है लीवर, जिसे कि किडनी हम बोलते हैं। तो मनुष्य में एक लीवर पाया जाता है। लीवर अमीनो एसिड और अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और उसके बाद यूरिया मूत्र के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आज के इस सेशन में मैंने जंतु जगत और पादप जगत से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण बिंदु थी उसके बारे में मैंने डिस्कस किया हूं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सीडीपी के, ईवीएस और मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ जो हमारा डेली कंप्लीट क्लास चल रहा है आप उसे देखें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। काफ़ी जो है वो हेल्पफुल होगा। तो अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और एक शेयर ज़रूर करें ताकि आपके साथ साथ जो भी आपके दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण हो। और एक लाइक और एक कमेंट आप हमें ज़रूर लिखें कि आपको हमारा यह सेशन कैसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। आप पढ़ाई करते रहें क्योंकि आपका एग्ज़ाम लास्ट दिसंबर से जनवरी तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।